हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा यह जो वीडियो है कोरोना काल में कक्षा 10वीं के मेनली हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं अथवा हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी होगा। ये जो हमारा वीडियो सीरीज जो है मैं जो बना रहा हूँ या आप सबों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, यह सिचुएशन को देखते हुए, चूंकि विद्यार्थी जो है विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं इसी क्रम में, तो हम लोग विद्युत अध्याय का जो है हम लोग अध्ययन कर रहे थे। एक एक करके हम लोगों ने इसके पूर्व 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें विद्युत क्या है यह जाने हैं, उसकी प्रतिरोधकता, विभव, विभवांतर, धारा, ओम के नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन के पश्चात कुल प्रतिरोध यानी समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोधों को हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग जानेंगे विद्युत का तापीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ये तापीय प्रभाव क्या है? तो विद्युत धारा से ताप उत्पन्न होता है, यानी विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो उससे ताप उत्पन्न किया जा सकता है और होता है। कैसे, क्यों, इसके बारे में जानेंगे। तो जब हम विद्युत वाली अध्याय में बता रहे थे कि विद्युत धारा क्या है, तो हमने कहा था कि यह आवेशों का प्रवाह है, यानी आवेश माध्यम से होकर आवेश प्रवाहित हो रहा होता है, यानी परिपथ से होकर धारा जो है आवेश के रूप में जा रहा होता है। तो आप यह भली भांति जानते हैं कि चाहे परिपथ सोने का हो, तांबे का हो, लोहे का हो, सिल्वर का हो, किसी भी चीज का हो, वह भी अणु परमाणु से मिलकर बने हैं। और आपको पता है परमाणु जो हैं अस्थिर नहीं होते, वे रोटेट होते हैं। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है गति करते रहते हैं, और गति करने में क्या होता है कि जब वो गति कर रहे होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अगले को इस तरह से हस्तांतरित करते हुए विद्युत धारा को आगे बढ़ाता है। ये हम लोगों ने सीखा था। पूर्व के जो चैप्टर का जो पूर्व का जो भाग था उसमें हम लोगों ने यह जाना था। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन टक्कर करके आगे बढ़ता है, हस्तांतरण हो रहा होता है, तो क्या होता है कि उसकी गति में वृद्धि होती है। और आपको पता है कि यदि कोई भी पदार्थ है उसको ताप दिया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की गति तेज हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस में कन्वर्ट होता है, यानी अणुओं की गति बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से ही जब गति ज्यादा तेज हो जाती है तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो ठीक उसी प्रकार कहने का मतलब ताप दिए जाने से इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। ये ऐसा आपने पढ़ा था, ठीक है। ऐसा ही जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बारंबार टक्कर से इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। परिपथ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी गति बढ़ जाती है, और गति बढ़ने से क्या होगा, ऊष्मा फॉर्म होगा। जैसे ऊष्मा दिए जाने पे इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती थी, ठीक इसके विपरीत हम लोग उसी का रिवर्स में जाते हैं। तो क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ रही है, और जब इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगा। और किसमें ज्यादा उत्पन्न होगा ऊष्मा, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ज्यादा रोकेगा, ड्रॉप करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी गति तो ज्यादा तेज बढ़ेगी और परिणामतः ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग जानते हैं, हम यहाँ पर इसको शक्ति के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं शक्ति किया गया कार्य है, तो अभी जब धारा प्रवाहित हो रहा होता है तो कैसे कार्य करता है, विभवांतर यानी भी विभव है भी,
तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य बराबर माने जो है भी, विभव भी है, विभव भी और प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। मान लिया जाए जब धारा प्रवाह हो रहा है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 30 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन Q है, तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य क्योंकि किया गया कार्य ही तो उष्मा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। जो विद्युत धारा प्रवाहित यानी इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं उसी के कारण ही तो यहाँ कार्य संपन्न हो रहा है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? VQ, यानी ये जो है किया गया कार्य हो गया। यदि हम शक्ति P लेते हैं, P तो क्या हो जाएगा? V बटा Q, V इंटू Q बटा T। क्यों? शक्ति के बारे में आप जानते हैं, शक्ति क्या है? कार्य करने की दर, यानी जितना कार्य हुआ और उसमें जितना समय लगा, ये दोनों का जो हम रेशियो निकालते हैं तो हमें पता चलता है शक्ति यानी दर, यानी इकाई सेकंड में, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य। तो ये T सेकंड में प्रवाहित था, यानी T सेकंड में किया गया कार्य था। क्या था? VQ। तो 1 सेकंड में तो बटा T करेंगे, तो यानी शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? VQ बटा T। इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू Q बटा T, Q बटा T। तात्पर्य क्या होगा? P इज इक्वल टू V I, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब मान लिया जाए T सेकेंड में कितनी शक्ति लगी, तो यदि हम यहाँ क्या कहते हैं P के साथ T कर दे T, तो क्या हो जाएगा? V I T। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और ये क्या है? इतना में जो काम किया वही तो H होगा, यानी हीट V I T, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप जो है हम इसको दूसरे स्टाइल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। हम इसको आगे दूसरे ये में फॉर्म में ले जा सकते हैं। V इज इक्वल टू होता है IR, और फिर ये I और T है ऑलरेडी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ये आप ऐसे भी ले सकते हैं, यानी इस सूत्र में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि विद्युत को हम ऊष्मा के रूप में क्यों कन्वर्ट करें? ये तो ऐसे भी होता है, आपने देखा होगा कि लगातार यदि आपका टीवी चल रहा है, लगातार आपका पंखा चल रहा है, तो आपने अभिभावक को कहते हुए सुना होगा कि बहुत देर तक टीवी चल रहा है, गर्म हो गया होगा, या बहुत देर तक पंखे चल रहे हैं तो गर्म हो गया होगा। क्यों? वहां तो खैर दो रीजन होता है, एक तो घर्षण बल कार्य कर रहा होता है, और दूसरा अभी हमने कहा ना कि लगातार धारा प्रवाहित होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण भी ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो अभी सवाल उठता है कि हम लोगों को पता चल चुका है कि विद्युत को ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अब देखिए, यही ऊष्मीय ऊर्जा के कन्वर्शन के क्रम में ही जो है बल्ब का जो है फिलामेंट जलता है। कैसे जलता है?
जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं बल्ब से होकर, तो आपको बतलाएं बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह हिट होता है, और जब वह हिट होता है तो ऊष्मा के साथ साथ विकिरण ऊर्जा भी मुक्त करता है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि बल्ब ही क्यों जलता है, तो मैं बतलाऊं कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो मेनली टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का प्रतिरोधकता अधिक होती है, साथ ही उसका द्रव्यनांक या क्वाथनांक अधिक होता है। मतलब कम ताप पे वो पिघलेगा नहीं, और ना ही कम ताप पे वो मैंने क्या कह सकते हैं वाष्प में कन्वर्ट होगा, बॉयल करेगा, ऐसा नहीं है, कम ताप में नहीं होगा, यानी अधिक है तो उतना ताप पहुंच नहीं पाता है जितना में वो उसका गलनांक है, यानी जितना में वो पिघलेगा उतना तक पहुंचता नहीं है। और टंगस्टन का जो है प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण वो ज्यादा धारा को रोकता है, और इस क्रम में उसके इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो ज्यादा हो जाता है। और आपको तो पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी तो ऊष्मा फॉर्म करेगा, और इस तरह से विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब है कि ऐसे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम लोग करते क्या है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे विद्युत माने जो है विद्युत इस्त्री बनता है आयरन करने के लिए, वाटर हीटर है पानी गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए भी हम विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। खाना पकाने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, और विद्युत ऊर्जा को भी हम ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका जो है उपयोग, इसका उपयोग यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करके हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब इसके साथ ही हम लोग थोड़ा और जानेंगे शक्ति के बारे में थोड़ा विशेष जानेंगे, क्योंकि जो हम लोग घरों में बिजली का खपत करते हैं उसको जो है मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा शक्ति के बारे में जाने। शक्ति हम लोग जान रहे हैं, शक्ति क्या है, कार्य करने की दर, यानी इकाई समय में किया गया कार्य। अभी अभी आपने देखा था किया गया कार्य बटा T बराबर P यानी शक्ति, तो किया गया कार्य। अभी यहाँ क्या है, इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। जब हम विद्युत की चर्चा कर रहे होते हैं तो जितना कार्य करेगा उतना विद्युत का कंज्यूम होगा, उपभोग होगा। तो आप कह सकते हैं विद्युत उपभोग के दर को भी हम शक्ति कह सकते हैं। कार्य करने की दर यानी उपभोग किया गया, विद्युत का उपभोग किया गया दर को भी हम शक्ति के रूप में कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं। अब इसको हम लोग मापते कैसे हैं, तो किलोवाट घंटा। अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो कितना वाट विद्युत लग रहा था, ये सब की हम लोग चर्चा कर रहे थे, यानी विद्युत खर्च हो रहा था, तो उसको हम लोग वाट में भी माप सकते हैं। माने उसका जो इकाई है वो है तो किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग जो है क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को हम लोग जो है एक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1000 वाट यदि 1 घंटा में खर्च होता है तो वो हो गया 1 यूनिट। तो इस प्रकार आप लोगों ने विद्युत वाले अध्याय में जो है बहुत कुछ सीखा। अब हम थोड़ा सा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी लेके चलते हैं। ये जो क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो सिलेबस था विद्युत, उसमें दरअसल सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही था। हम लोग जो है थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार का आता है इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा इस अध्याय में कि मैंने जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करके कैसे हम उसका उपयोग करेंगे, यह सीखा।
और ये काहे कन्वर्ट होता है, विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में कैसे कन्वर्ट होता है, यह हमने जाना। और इसके साथ ही कुछ इससे रिलेट जो है फॉर्मूलाज को भी जो है आपने देखा, और ये फार्मूला बनते कैसे है यह आपने देखा। इसके साथ ही विद्युत शक्ति के बारे में भी आपने जाना। विद्युत शक्ति यानी इकाई समय में उपभोग किया गया विद्युत ऊर्जा, इसी को जो है विद्युत शक्ति कहते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने जाना था यूनिट, यानी बिजली को मापते कैसे हैं। तो यूनिट में यह 1 घंटा, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट हम लेकर चलेंगे। इसको जूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, माने पर सेकेंड के रूप में कन्वर्ट करके इसको जो है जूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब 1 यूनिट का पता चला तो आपका मीटर रीडिंग बतलाएगा कि आपने कितना यूनिट बिजली खर्च किया। और पर यूनिट माने रेट क्या है, पर यूनिट जो है विद्युत जितना हम यूनिट खर्च कर रहे हैं पर यूनिट कितना रुपया लगता है, उससे मल्टीपल करके आपका बिजली का बिल आपको पता चल जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये हमारा था क्या कह सकते हैं, हमने फार्मूला बतलाया और थ्योरी को बतलाने का प्रयास किया। हम लोग एक आध क्वेश्चन किस प्रकार का आता है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न और माने आंकिक प्रश्न। इसके साथ ही हम बतलाने का प्रयास करेंगे कि 2 प्रकार का जो संयोजन हमने कहा था, कभी कभी यह मिश्रित क्रम में भी जुड़ता है, कैसे, इसकी चर्चा करते हैं। और इस प्रकार से जो है विद्युत वाली अध्याय खत्म हो जाएगा। फिर जो है हम लोग दूसरे अध्याय में जाएंगे। इस वीडियो के बाद जो वीडियो होगा वो दूसरे चैप्टर का होगा। यानी हमने जो है इसे आसानी के लिए 4 छोटे छोटे वीडियोस में कन्वर्ट किया। विद्युत वाले चैप्टर को हमने छोटे छोटे 4 भागों में इसलिए बांटा क्योंकि लगातार देखने से जो है हो सकता है कि उबन आए और देखना छोड़ देता है लोग, इसलिए हम इसको 4 छोटे छोटे पार्ट में सुविधा अनुसार जब जिस पोर्शन का जरूरत हो बच्चे उसको खोल कर देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि ये जो विद्युत का जो संयोजन होता है प्रतिरोधों का, वो अलग अलग प्रकार से, मेनली 2 प्रकार हमने बतलाया था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखिए इसको मिश्रित क्रम में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं लोग। इसको हम लोग देखेंगे कि मिश्रित क्रम भी हो सकता है, कैसे, जैसे देखिए हम यहाँ एक प्रतिरोध दिए और एक यहाँ पर, अब आप देखिए मान लीजिए ए है, बी है, सी है, R1, R2, R3, ये 3 प्रतिरोध को यहाँ भी हमने जोड़ा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम, बिल्कुल ही कंफ्यूजन जैसा। हम इसको कौन सा माने संयोजन में रखेंगे, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 युक्ति या 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और फिर तीसरे को इन दोनों के श्रेणी क्रम में। ऐसे सिचुएशन में कैसे हमारा कुल प्रतिरोध ज्ञात होगा, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। फिर आगे न्यूमेरिकल जो भी है उसको आप लोग देखते रहेंगे। R1 R2 क्या है, प्रतिरोधकता है। मान लेते हैं कुछ भी प्रतिरोधकता इसकी ले लेते हैं, मान लेते हैं ये जो है ये 2 ओम की है, 2 ओम, और इसकी प्रतिरोधकता को हम ले लेते हैं, इसको भी 2 ओम में ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी प्रतिरोधकता को मान लिया जाए है ये 3 ओम, 3 ओम।
अब देखिए, यदि इसका हमको कुल प्रतिरोधकता निकालनी हो तो आप देख रहे हैं ए से बी में क्या है, तो समांतर क्रम में, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 1/r ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। ये समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है, हम केवल इतना का दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे 2 1 प्लस 1 और 1/rx बराबर क्या हो जाएगा 2/2, कट गया, बचा क्या 1, यानी rx बराबर 1 ओम। देखिए कुल प्रतिरोधकता यदि यही श्रेणी क्रम में रहता तो सीधे जुड़ जाता, कितना हो जाता 4। आप समझ रहे हैं, पहले भी हमने कहा था कि यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। तो आप देख रहे हैं यदि श्रेणी क्रम में यही रहता तो 2 + 2 = 4 आ जाता, लेकिन आपने क्या देखा, दो प्रतिरोधों को जोड़े हैं और प्रतिरोधकता क्या है 1 ओम भी आया है, प्रतिरोधकता 1 ओम आया है। ठीक है, अब Ry अभी भी एक तो है और Ry बराबर क्या है, R1 हमने निकाला, Rx बराबर निकाला हमने, Ry बराबर, तो ये कितना है 3 ओम। अब कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध R बराबर, क्योंकि ये श्रेणी क्रम ये दोनों मिलाकर एक हो गया और ये एक दूसरा, यानी दो को जोड़ रहे हैं, यानी R1 प्लस R2 यानी Rx प्लस Ry बराबर Rx 1 और Ry है 3, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया 4 ओम। यही हमारा जो है आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो कहने का मतलब है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तो आप लोग समझ रहे थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझ रहे थे, उसमें प्रतिरोध निकालना भी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मिश्रित क्रम अलग अलग प्रकार से जोड़ा जा सकता है। जैसे एक आध फिगर और हम लेते हैं, इसको कैसे जोड़ेंगे, ये है मान लीजिए एक परिपथ लेते हैं